कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट सिर्फ एक छात्रों का प्रोटेस्ट था, एक ऐसा मूवमेंट जो बेरोजगारी, पेपर लीक्स और युवाओं की नाराजगी से पैदा हुआ, या फिर इस कहानी की कुछ ऐसी लेयर्स भी हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इसके तार इंडिया से निकलकर टर्की, अमेरिका, इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्रुप्स, लॉबिंग नेटवर्क्स और पीएफआई तक पहुंचते हैं। अब शुरू में ही एक बात साफ करते, इस वीडियो में हम किसी एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सिर्फ इसलिए फैसला नहीं सुनाने वाले कि उसका नाम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दिखाई दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विजय पटेल के जिस थ्रेड की आज हम बात कर रहे हैं उसमें सामने रखे गए नामों, ऑर्गेनाइजेशंस, पुराने एसोसिएशंस और कैंपेन्स को अगर एक एक करके जोड़ा जाए तो एक बड़ा सवाल ज़रूर पैदा होता है। क्या ये सारे कनेक्शन सिर्फ कोइंसिडेंस हैं या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लोग और ऑर्गेनाइजेशंस किसी ब्रॉडर इकोसिस्टम का हिस्सा है? और इस कहानी की शुरुआत होती है कॉकरोच जनता पार्टी से। यहीं आता है पहला नाम, अभिजीत दीपके और टर्की का एंगल। इंडिया आने से पहले दीपके ने अपने पहले इंटरव्यू में टर्की के स्टेट फंडेड ब्रॉडकास्टर टीआरटी न्यूज़ के साथ बातचीत की थी। दोस्तों, इस टीआरटी न्यूज़ पर हमने पहले भी रिपोर्ट की है, आप हमारा पुराना वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मुद्दे पर लौटते हुए इसी टीआरटी न्यूज़ पर अभिजीत दीपके ने बाकायदा घोषणा की थी कि वह इंडिया वापस आ रहा है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और टर्की से हम अमेरिका पहुंचते हैं। मिलिए अब्दुल मलिक मुजाहिद से। ये व्यक्ति टर्किश प्रेसिडेंट अर्दवान के बेटे बिलाल अर्दवान के साथ क्लोजली इन्वॉल्व्ड है। अमेरिका में ही ये एक ही एड्रेस पर कई एनजीओज चलाता है, जिसमें से एक का नाम है जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस फॉर ऑल दोस्तों कोई छोटा लोकल ग्रुप नहीं है, बल्कि अमेरिका में सक्रिय एक एडवोकेसी प्लेटफॉर्म है जो साउथ एशिया, मुस्लिम्स, ह्यूमन राइट्स और दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज़ पर कैंपेन चलाता रहा है। लेकिन कहानी में इसका नाम इसीलिए आया है क्योंकि इसी वाइडर इकोसिस्टम के लोग और ऑर्गेनाइजेशंस आरएसएस और मोहन भागवत के खिलाफ अमेरिका में कैंपेन चला रहे हैं। इसी इकोसिस्टम में है आईएमसी और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। दोनों ही एनजीओज भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने के लिए जाने जाते हैं। आईएमसी का तो पाकिस्तानी जमात से कनेक्शन है, वहीं हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स तो सोरोस से रिलेटेड है। इसकी को फाउंडर सुनीता विश्वनाथन जो सोरोस से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुकी हैं, साथ ही ये राहुल गांधी को भी जानती हैं। चलिए एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के एडवाइजरी बोर्ड में कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स हैं: हर्ष मंदर, तीस्ता सीतलवाड़, आकार पटेल और स्वरा भास्कर। एक और नाम है जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे, खालिद अनीस अंसारी। ये व्यक्ति अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। दोस्तों, और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन किन किन लोगों को फंड करती है वो तो आप स्क्रीन में देख लीजिए। इन्हीं लोगों ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को फंड किया, जिन्हें सीजीपी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए डिजिटल टूल किट जिन्होंने जारी की थी। दोस्तों, इकोसिस्टम के एक और प्यादे से अब आपको मिलवाते हैं, अजीत शाही। इस नाम को ध्यान से सुनिए, अजीत शाही, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क की ये एक अहम कड़ी है। ये व्यक्ति आईएमसी का एडवोकेसी डायरेक्टर है। ये व्यक्ति अमेरिका में बैठकर यूएससीआईआरएफ के साथ अभियान चलाता है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए, और सिर्फ आरएसएस ही नहीं, RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को सैंक्शन किया जाए। जी हाँ, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ एक्शन। और इन जैसे लोगों को हमारा लिबरल समाज इतने वर्षों से इंटेलेक्चुअल या स्कॉलर बताता आया, और कहानी वैसे अभी बची है बहुत। ये अजीत शाही उमर खालिद और इसके साथियों से जुड़ा रहा है। इसमें से एक है नदीम खान, जो पब्लिकली कहता है बांग्लादेश जैसे रेवोल्यूशन भारत में भी जल्द होगा। और अगर बात रजीम चेंज रेवोल्यूशन की हो रही है तो अजीत शाही इसमें काफ़ी माहिर है। ये इजिप्ट के तहरीर स्क्वायर में तब मौजूद था जब वहाँ कलर रेवोल्यूशन हुआ था। वहाँ भी कैनवस और जीन छाप के तरीके इस्तेमाल हुए थे। इस टॉपिक पर भी हमने काफ़ी रिपोर्टिंग की है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी ज़रूर मिलेगी। खैर, अजीत काफ़ी समय से एक रेवोल्यूशन या फिर कहें कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाह रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देखिए जिसमें वो खुलेआम भारतीय मुसलमानों को सड़कों पर आने के लिए कह रहा है। मैं सोच रहा था कि इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन शायद अगली बार बात हो इस पर। हम लोग इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएं? तो देखिए, डर कर, घबरा कर, परेशान होकर, डिफेंसिव होकर, अपना पल्लू बचाते हुए तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और ये लड़ाई मैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मुस्लिम तंजीम में जाता हूँ, मैं सब अपने मुसलमान भाई बहनों से यही कहता हूँ कि ये लड़ाई अदालत से भी नहीं लड़ी जा सकती।
ये खुसूसी पॉलिटिकल लड़ाई है और इसको पॉलिटिकली ही लड़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप 4 लड़कों को छुड़ाएंगे तब तक वो 400 और लड़कों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। इस व्यक्ति से ऐसी उम्मीद करना आम बात लगेगी जब आप इसका ये ट्वीट देखेंगे जिसमें ये खुद मान रहा है कि इसने सिमी के आतंकवादियों को जेल से बाहर निकालने में मदद की थी और ये नया एक्टिविस्ट बताता है वही सिमी जो भारत में बैंड है। अब तक कहानी दोस्तों अमेरिका तक गई, इजिप्ट तक गई, लेकिन अब वापस चलते हैं टर्की। IHH यानी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन एक टर्की बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसे लेकर इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज भी सामने आती रही हैं। साल 2020 में IHH की मुलाकात भारत में अब बैंड ऑर्गेनाइजेशन PFI से हुई थी, वही PFI जो टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और रेडिकलाइजेशन में इन्वॉल्व थी। अब सवाल है, टर्की का नाम इस कहानी में बार बार क्यों आ रहा है? TRT न्यूज़ से शुरुआत हुई, फिर अर्दवान के पॉलिटिकल इकोसिस्टम से जुड़े अब्दुल मलिक मुजाहिद का नाम सामने आया, फिर IHH और अब यही टर्की साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। क्योंकि दोस्तों टर्की सिर्फ इंटरनेशनल एक्टिविज्म और मीडिया नैरेटिव्स के जरिए ही भारत के आसपास मौजूद नहीं है। पिछले कुछ सालों में टर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी लगातार मजबूत हुआ है। पाकिस्तान की नौसेना के लिए टर्किश कंपनीज ने MILGE क्लास वॉरशिप्स के निर्माण में सहयोग किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी टर्किश ड्रोन्स पाकिस्तान के पास दिखे थे। दोनों देशों के बीच ड्रोन्स और दूसरे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी कॉपरेशन बहुत बड़ा है। यानी जिस पाकिस्तान को भारत अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक मानता है, उसके डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने में टर्की की भूमिका लगातार बड़ी है। और यही वह जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप है जिसके बीच इस पूरे कहानी को देखना ज़रूरी हो जाता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि इन सभी चीज़ों के बीच कोई एक सेंट्रल कमांड बैठकर आदेश दे रही है, लेकिन विजय पटेल के थ्रेड में सामने रखे गए सवाल को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों अभिजीत दीपके से शुरू होकर हम पहुंचे PFI तक। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाओं का सिलसिला है या फिर अलग अलग देशों में मौजूद ऐसे आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एडवोकेसी और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं जिनकी दिशा कई बार एक ही तरफ जाती दिखाई देती है, भारत में रजीम चेंज करना? दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।